जय श्री राम, जय गौ माता। भाई जैसा कि आपने देख लिया था, टाइटल में भी मैंने ले लेकर रखा है कि 50 में से 40 से ज़्यादा सवाल सही करके दिखाओ। इस टेस्ट में जिस भाई का स्कोर 30 भी रह गया ना, 30 भी, जिसने 30 स्कोर भी कर दिया, उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। और इस वीडियो के बीच में मैं कहीं भी आपको एक कोड बताऊंगा, तो वो कोड ज़रूर कमेंट करके जाना, ताकि मुझे पता लगे कि आप भाई में से कौन कौन भाई है जो सीरियस है और जो पूरी वीडियो देखता है अपनी। ठीक है, तो ये भी पता लग जाएगा इससे, और आप कितने सीरियस हो अपने एग्ज़ाम के लिए, ये भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं भाई। देखो भाई, पहला सवाल दे रखा है कि भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो डाई स्काई रिजर्व कहाँ पे, मतलब कहाँ पे स्थापित किया गया है भाई? ये लद्दाख में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कहाँ पे? लद्दाख में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, ऑप्शन नंबर बी, सवाल नंबर बी पे चलते हैं। तो भाई ये है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? खुद करो, कहाँ पे स्थित है भाई माजुली द्वीप? तो किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट सवाल है वो, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है और सेम छपने वाले हैं 2026 में, तो हल्के में मत लेना कोई भी भाई। और वीडियो को लाइक कर दो अभी, और कमेंट में बता के जाना कैसी लगी, आखिरी तक जरूर देखना। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछ ले, ब्लैक पैगोडा पूछ ले, व्हाइट पैगोडा पूछ ले, तो कहाँ पे हो जाएगा ये? ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओडिशा। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवालों पे। नेक्स्ट सवाल आपका जीके का ही है भाई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? तो आपको करना है, इसका क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले बोल रहा हूँ, जिस भाई के इसके 50 में से 30 सवाल जिसके सही हो जाए ना, वो मान लेना कि उसका सिलेक्शन अब की बार आर्मी में हो गया है, क्योंकि बहुत एक बढ़िया लेवल का लेके आया हूँ टेस्ट। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है ये भाई? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, पहला राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, और ये कहाँ पे है? तो ये है भाई उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। और नाम बदल के क्या रख दिया, पहले खुद सोचो, सोच लिया तो इसका रख दिया गया भाई नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस प्रधानमंत्री को मैन ऑफ पीस, शांति पुरुष कहा जाता है? किस प्रधानमंत्री को शांति पुरुष कहा जाता है? तो भाई लाल बहादुर शास्त्री को। किसको कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को ही क्या है? शांति पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। तो भाई ये सवाल आपसे पूछा गया नेक्स्ट, हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस उत्तरी पूर्वी राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव मैंने आपको उसमें स्टैटिक जीके की 1 शॉट में भी करवा रखा है। जिस भाई ने जीके की प्लेलिस्ट नहीं देखी हो, जाओ जीके की प्लेलिस्ट करो, और अब की बार भाई 10 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर जाओ आराम से, उसमें से 10 से ज़्यादा सवाल आराम से बनेंगे। तो हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस उत्तरी पूर्वी राज्य में मनाया जाता है? तो भाई नागालैंड, नागालैंड हो जाएगा। मैंने नहीं बताया था कि तुमने तो मुझे यम से बचा लिया। एक लड़की जा रही थी, वहाँ पे जाके नाग था बिल में, तो उसने हॉर्न बजाया, बिल के पास जाके तो क्या आ गया? नाग बाहर आ गया। तो नागालैंड। नेक्स्ट देखो कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है भाई? तो बताओ क्या कहा जाता है? तो भाई क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ कहाँ की है भाई? भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट वाले को, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? पिछली वाली वीडियो जिसने नहीं देखी हो वो ज़रूर देख लेना भाई। और मैंने लास्ट जो 2 वीडियो देखी है ना, वो रामबाण साबित होने वाली है। जो आदमी बंदा जो भी 1 जून को पेपर दे के आएगा, उसका मैं रिव्यू डाल दूंगा। चाहे जो भी भाई दे के आए, मुझे ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना है इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, तो वो बता देगा अपने आप की कैसा पेपर आया भाई, आपकी पढ़ाई हुई में से कुछ आ भी रहा है, नहीं आ रहा, तो सब वो बता देगा। तो टेंशन मत लेना इस बात की, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जो लास्ट 2 वीडियो डाली है, उसमें मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और स्टैटिक जीके पूरी करवा दी है, सारे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो भाई 5 जून को मनाया जाता है। चलते भाई नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट आपसे 10वें नंबर का सवाल पूछा गया है भाई, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन मैंने आपको करवा भी रखा है, वो कल वाली सेट में, मतलब सब सारे सवाल करवाए हुए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि जीके में इस सेट में जो है वो करवाया हुआ नहीं है। 2 या 3 सवाल होंगे जो नहीं करवाए होंगे, तो वो आप कर लेना। ठीक है, तो बताओ कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। और एक भाई उन बंदों से बचना, मैंने पिछली वीडियो डाली, उस पर कमेंट कर रहे हैं भाई कि लिख रहे हो इतने सवाल आएंगे, इसमें से 1 या 2 सवाल आएंगे। तो भाई एग्जाम बताएगा, मैं नहीं बोलूँगा। अब की बार एग्जाम जो दे के आएंगे ना, और जो बच्चे दे के आएंगे, वो बच्चे बोलेंगे कि आया या नहीं आया। ठीक है, यक्षगान किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यक्षगान कहाँ का भाई? यक्षगान दोनों कुनिठा कहाँ के हैं? ये दोनों ये कर्नाटक के हैं प्रसिद्ध। नेक्स्ट देखो कि भारत
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं 22 भाषाओं को लेकर राजभाषाएं 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी थी? 14 थी। वर्तमान में कितनी राजभाषाएं हैं? 22 हैं। कहाँ पे उल्लेख है? तो भाई 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में क्या है भाई? राज्य और केंद्र के बीच क्या है? शक्तियों का बंटवारा। राज्य और केंद्र के बीच क्या है भाई? शक्तियों का बंटवारा। 9वीं अनुसूची में क्या है भाई? 9वीं अनुसूची में शायद भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में क्या है भाई? भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची में क्या है भाई? दल बदल पर रोक। दल बदल पर रोक। इनके संशोधन भी मैंने आपको बता दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है भाई साउथ सूडान, दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? तो दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है ये पूछा है। ठीक है, तो दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? जुबा। जुबा है, जुबा। दक्षिण सूडान की राजधानी का नाम क्या है भाई? जुबा है। बांग्लादेश की पूछ ली क्या है भाई? बांग्लादेश की क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की क्या है? ढाका है। ढाका है। श्रीलंका की पूछ ली क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य का फसल उत्सव? किस राज्य का फसल उत्सव है? तो पोंगल किस राज्य का फसल उत्सव है भाई? तमिलनाडु का। किस राज्य का फसल उत्सव है? पोंगल। मैं तुमसे मिलने को क्या हो रहा हूँ? पागल हो रहा हूँ, पागल। तो पागल याद रख लेना, मैं तुमसे मिलने को पागल हो रहा हूँ। तमिलनाडु हो जाएगा। और तमिलनाडु के नववर्ष को मैंने बताया था क्या कहते हैं? पुथंडू। तमिलनाडु का नववर्ष पूछ ले क्या होता है भाई? पुथंडू होता है। केरल, केरल में पूछ ले तो विशु। पंजाब में पूछे तो वैसाखी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है भाई भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक पूछे तो MS स्वामीनाथन। किससे संबंधित है हरित क्रांति? कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति का मैंने जनक बताया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएगा। चलते भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल भाई आपसे साइंस से पूछा गया था कि सूर्य पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है भाई? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया, और ये पहले भी आया हुआ है कोयले का जलना। तो नाभिकीय संलयन क्या है भाई? सूर्य पर ऊर्जा का क्या है? मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट मैंने ये भी करवा रखा, मतलब साइंस वाली प्लेलिस्ट और जीके वाली प्लेलिस्ट जो पूरी कर लेगा वो आराम से 30 में से 20 ऊपर सवाल सही कर जाएगा साइंस और इसमें। और मैथ और रीजनिंग पूरी करवाई रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उससे बेस्ट मैथ और रीजनिंग कहीं भी नहीं मिलेगी, तो पूरी जाके देखना भाई। एक वीडियो में 1 शॉट में रीजनिंग करवा रखी है और 8 वीडियो में कंप्लीट मैथ करवा रखी है। ये दोनों करने के बाद आपका स्कोर 20 में से 20 होने लग जाएगा, ये पूरी गारंटी मेरी रहेगी। तो अब आप जाके पढ़ लो बस उसको और उसका रिवीजन कर लेना अच्छे से। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, क्या कहते हैं भाई? जांघ की हड्डी भी कहते हैं। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है भाई? कान में पाई जाती है, कान में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल देखो, भोपाल त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई ये पूछ ले तो 1984 में। किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो भाई मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या है? रिसाव हो गया था भोपाल गैस त्रासदी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल भाई आपसे पूछा गया है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैंने कई बार करवा दिया है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ये क्या है भाई? D2O क्या है? भारी जल। भारी जल का सूत्र है D2O। ठीक है, नेक्स्ट देखो सवाल, बिजली कड़कने पर कौन सी गैस पैदा होती है जो ओजोन परत की रक्षा में क्या है? मदद करती है। बिजली कड़कने पर कौन सी गैस पैदा होती है जो ओजोन परत की रक्षा में मदद करती है? तो कौन सी है भाई? इसमें कौन सी हो जाएगी आपकी? तो होनी चाहिए इसमें भाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट देखो, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जब भी मापनी हो तो किस स्केल का प्रयोग किया जाएगा भाई? रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाएगा। रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाएगा। सेल्सियस स्केल तापमान मापने के लिए, डेसिबल स्केल ध्वनि मापने के लिए, न्यूटन स्केल बल मापने के लिए। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, नेक्स्ट सवाल है शुष्क बर्फ। ड्राई आइस वास्तव में क्या होती है भाई? शुष्क बर्फ जो होती है, ड्राई आइस वास्तव में क्या होती है भाई? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल देखो, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है भाई? रक्त किडनी में होता है। रक्त किडनी में होता है। नेक्स्ट देखो, किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है भाई? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस ग्रंथि को कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। चलते भाई नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट देखो भाई कि जंग रोधी लोहा मतलब स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्या मिला जाता है भाई? स्टेनलेस स्टील जब भी बनाया जाएगा तो लोहे के साथ क्रोमियम और निकिल बनाया जाएगा। लोहे के साथ क्रोमियम और निकिल मिलाया जाएगा। नेक्स्ट देखो, निकट दृष्टि दोष
जब भी निकट दृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, पहले खुद बताओ। निकट, ये भी करवा रखा है निकट दृष्टि दोष, कैसे करवाया था भाई, तुमने देखी हो वीडियो, प्रैक्टिस सेट पूरा पढ़ोगे ना तो तुम्हें सब कुछ पता चलेगा। निकट दृष्टि दोष अवतल, दूर दृष्टि दोष उत्तल, और ट्रिक भी बताई थी, मैं ट्रिक भी बता सकता हूँ कि यहाँ पे 2 अक्षर है तो यहाँ पे 3 हो गए, 3 है तो 4 हो गए, तो अवतल हो जाएगा, अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट सवाल देखो कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो फलों को कृत्रिम रूप से, सेट बढ़िया है आपकी बार, मैं आपकी बार बढ़िया सेट लेकर आया हूँ। आप बोल रहे थे भाई थोड़ा सा टफ करो, तो लो थोड़ा सा टफ कर दिया। आप बता देना स्कोर कितना रहता है तुम्हारा 50 में से, आप देख लेंगे। जिसके 50 में से इसमें 30 भी सही हो गए ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा आपकी बार, क्योंकि ये बहुत बढ़िया टेस्ट है आपके लेवल का, ठीक है, आपके लेवल से थोड़ा ऊपर ही करके लाया हूँ। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जब भी फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाएगा, मानव द्वारा पकाया जाएगा, तो एथिलीन या एसिटिलीन का प्रयोग किया जाएगा, एथिलीन या एसिटिलीन का प्रयोग किया जाएगा, एथिलीन या एसिटिलीन का प्रयोग किया जाएगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है भाई कि इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से पहले भी बताया था कौन सा रोग होता है, डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई बताओ। तो फैदोमीटर लिख रखा है, फैदोमीटर, फैदोमीटर भी लिखा मिलता है, फैदोमीटर 2 भी लिख देता है कई बार, फैदोमीटर, फैदोमीटर कहते हैं वैसे। चलते भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, खुद करो पहले। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है भाई, टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चलते भाई नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछा गया है भाई 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF ये है, 2 संख्याओं का LCM ये है। पहली संख्या दे दे कि यदि पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। सवाल मैंने आपको कराया था, तो LCM गुणा HCF आप कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो वीडियो पहले डाल दी मैंने रिकॉर्डेड करके, और उनमें से ये सेम सवाल पूछे गए हैं। तो LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। LCM कितना दे रखा है भाई, LCM दे रखा है 693, HCF कितना दे रखा है भाई, HCF दे रखा है 11। दूसरी एक संख्या क्या दे रखी है 77, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x मान ली मैंने, तो 11 से काटा तो 7 बार कट गया, 7 बार कट गया, और 7 9 63 और 7 9 63, तो दूसरी संख्या क्या आ गई भाई 99 आ गई। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी चलेंगे, जल्दी ही सवाल करेंगे। देखो एक व्रत का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, एक व्रत का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या क्या होगी। व्रत का क्षेत्रफल पता है क्या होता है भाई, मुझे तो व्रत का क्षेत्रफल पता है क्या होता है बताओ, तो पाई आर स्क्वायर होता है। और दे क्या रखा है भाई 154 है, पाई का मान पता है क्या होता है 22/7 होता है। आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर बराबर 154। अब तुम्हें पता हो तो 22 ही क्या होता है 154, तो आर स्क्वायर बराबर ये 7 भाग में है, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा गुणा में आ जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर का मान कितना आ जाएगा, √49 करोगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आप बोलोगे भाई समझ में नहीं आया, फिर से देखो आराम से समझाता हूँ। व्रत का क्षेत्रफल दे रखा है इतना है, आपको पता है व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल दे कितना रखा है 154, पाई का मान क्या रख दिया 22/7, आर स्क्वायर यानी कि सेम त्रिज्या का स्क्वायर रहने दो, नहीं पता है तो बराबर 154। अब पता होना चाहिए कि 22/7 154 होता है, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर ये 7 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, यानी कि 7 × 7 कर देंगे कितना आ जाएगा 49। आर स्क्वायर बराबर 49 आ गया, आर स्क्वायर बराबर 49 आ गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 7 हो जाएगा। चलते भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखो भाई, ये सवाल अच्छा है और आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, ठीक है। तो एक रेडियो की कीमत 680 रुपये है, 680 रुपये में बेचने पर दुकानदार को इतनी हानि होती है। 680 रुपये में बेचो तो 15% की हानि होती है। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, 15% की हानि होती है इतने में बेचने पर, यानी कि कितने में बेचेगा 85% पे बेचेगा, क्योंकि कह रहा है कि इतने में बेचे तो 15% की हानि होती है, यानी कि 85% का मान आपको दे रखा है, यानी कि कितने में बेच रहा है भाई 680 में बेच रहा है, तो 85% बराबर 680, 1% बराबर क्या हो जाएगा 680/85 और गुणा 100 का मान, मतलब क्रय मूल्य आपसे पूछा है तो गुणा 100 काटेंगे तो 85 × 680 और 8 क्या हो जाएगा ये 800
हो जाएगा पूरा। देखो नेक्स्ट फिर से कि मतलब आपको दे रखा है कि भाई एक रेडियो को 680 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। 680 रुपये में बेचे ना तो 15% की हानि होती है, यानी कि 680 रुपये में बेचे तो 15% की हानि होती है। तो 100% कोई चीज़ है, 15% की हानि होगी, यानी कि वो 85% का मान दे रखा है 680। 100 का मान आपसे पूछ लिया, हल करोगे तो 8 और 8 को 100 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 800 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो कि यदि 25 आदमी किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो कितने आदमी उसी काम को 25 दिनों में समाप्त करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था M1D1, खुद करो पहले, कर लिया। अब देखो M1 25 गुणा M2 30 बराबर M2 25 नहीं, M2 पूछा है, मैन की संख्या दूसरी पूछी है और 25 दिनों में करते हैं, ये दे रखा है। M1D1 बराबर M2 D2, पहले M1 पहले व्यक्ति लिखे, फिर दिन लिखे 30 दिन बराबर M2 कितने व्यक्ति M2 और 25 दिनों में करेंगे। तो ये पूछा है 25 से 25 कटेगा, कितने दिनों में कर देंगे 30 दिनों में कर देंगे, 30 दिन हो जाएगा सही जवाब। चलते भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछ रखा है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप इतना है, लंबाई इतनी है, तो चौड़ाई क्या होगी। अब आपको आयताकार मैदान का अगर परिमाप पता होगा ना तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सच में कि आयताकार मैदान का परिमाप पता है भाई मुझे क्या होता है, तो लिख तो भाई 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है ये परिमाप होता है। अब क्या दे रखा है भाई, परिमाप उसने कह दिया कि 120 है, परिमाप क्या है 120 है और उसने लंबाई दे रखी है 40, यानी कि 2 गुणा 40 प्लस ब्रिज का मान पूछा है, लंबाई का मतलब चौड़ाई का मान पूछा है बराबर 120। काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार 60 बार, यानी बी और ये 40 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, मतलब चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर, 20 मीटर आ गई। आप बोलोगे कैसे भाई, समझ में नहीं आया। तो आयताकार मैदान का परिमाप क्या होता है ये तो पता होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इसमें तो मना नहीं कर सकते कि नहीं करवाया है ना ये भी, तो 120 हो जाएगा। तो 2 गुणा लंबाई का मान मुझे दे रखा है भाई 40 लिख दिया मैंने, ब्रिज मतलब चौड़ाई मुझसे पूछी है बराबर 120, तो 2 से काटूंगा तो कितनी बार 60 बार, 40 और 60 में से 40 मतलब बी 60 में से 40 जाएंगे, ये प्लस का है तो इधर माइनस का, तो कितना आ जाएगा बी बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 20 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखो कि 100 से नहीं 10 से 30 के बीच कि सभी आवाज़ी संख्याएं का योग क्या होगा। अगर मुझे ये पूछा क्या होगा मतलब संख्याएं कितनी होंगी तो मैं 44 22 32 23 21 को कोड लिखता, और अगर पूछा 10 से 30 के बीच तो क्या कर देता 4 4 और 8 और 1 10, यानी 10 से 30 के बीच कितनी आवाज़ी संख्याएं हो जाती, संख्या पूछता तो वो हो जाती संख्या में भाई 10 हो जाती। लेकिन पूछ रखा है योग क्या होगा। अब मैंने आपको क्या बताई थी आवाज़ी संख्या की परिभाषा है, अब इस आवाज़ी संख्या की परिभाषा कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो एक और स्वयं के अलावा अब और किसी से विभाजित ना हो ऐसी संख्याएं देखते हैं किसके बीच में भाई, ऐसी संख्याएं देखते हैं भाई 10 से 30 के बीच में। तो पहली संख्या हो गई 11 जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं होती, फिर 12 हो जाएगी, फिर 13 नहीं होगी एक और स्वयं के अलावा किसी से, 14 15 16 ये हो जाएगी, 17 नहीं होगी भाई किसी से भी, एक और स्वयं से विभाजित होगी बस, और वो क्या हो जाएगी आवाज़ी संख्या हो जाएगी। फिर देखो 18 हो जाएगी, 2 से कट जाएगी 18 दूसरे से, फिर 19 क्या हो जाएगी 19 भाई किसी से एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती, फिर 20 कट जाएगा 2 से भी, 21 कट जाएगा 3 से और 7 से, 22 कट जाएगा 2 से भी, 23 किसी से नहीं कटेगा भाई, 23 एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता, फिर 24 कट जाएगा, फिर 25 कट जाएगा 5 से, 26 कट जाएगा 2 से और 13 से, 27 कट जाएगा 9 से और 3 से, 28 कट जाएगा यूनिट डिजिट 8 है तो वो तो कट ही जाएगा 2 से भी, और 29 किसी से नहीं कटता भाई। अब इनको जोड़ देता हूँ मैं कितने हो जाएंगे, तो इनको जोड़ता हूँ 11 13 17 19 23 और 29, यानी कि 9 और 3 12 और 9 21 और 7 भाई 28 और 3 31 और 1 32, असल लगी 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 4 11, यानी कि 112 आएगा। 112 कहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा 112। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। अब आपको पता चल गया ना कि इसमें योग पूछ रहा है, अगर संख्याएं पूछता कितनी होंगी तो मैं उससे निकाला था 44 22 32 23 21 से, लेकिन योग पूछ रहा है तो आवाज़ी संख्याएं लिखूंगा और उनको क्या है सीधा जोड़ दूंगा। आवाज़ी संख्याओं की परिभाषा बता दी, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो, तो 2 है वो 1 और 2 खुद एक से और 2 मतलब स्वयं से अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी। चलते भाई नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछ रहा है कि एक फौज की छावनी में 150 सैनिकों के लिए इतने दिनों का खाना था, 10 दिनों बाद 25 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए, तो शेष खाना कितने दिनों तक चलेगा। ये देखा करो इसमें कि भाई कितने दिनों का खाना था और मतलब कितने दिनों बाद गए हैं, ये ज़रूरी काम का डाटा है। यानी 150 सैनिकों का मेरे पास
कितने दिनों का खाना था, 45 दिनों का खाना था, यानी 10 दिनों बाद, यानी कि मतलब 10 दिनों तक तो 150 सैनिकों ने खाना खाया होगा। तो मेरे को तो क्या लेनी है, बचत लेनी है कि कितनों लोगों का बचा है। तो मेरे पास 35 लोगों का बचा है भाई, 35 दिनों का, 150 लोगों का 35 दिनों का खाना मेरे पास बचा है। अब बोलता है भाई 25 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। पहले कितने सैनिक थे, 150 थे, 25 छोड़ के चले गए, यानी कि 125 बच गए, यानी कि गुणा 100। तो देखो 2500 के 100, 25 पंजू 125 और 25 संगे 150, 5 से काटा तो 7 बार और 7 संगे 42 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। समझ गए कि 150 आदमियों का मेरे पास, 150 सैनिकों के लिए 45 दिनों का खाना था। अब मुझे इसमें शेष निकालना है, क्योंकि मेरे को शेष खाना ही पूछ रहा है कितने दिनों तक चलेगा। तो मेरे पास कितना खाना है ये देखूंगा कि मैं 150 आदमियों का 45 दिनों का खाना था, लेकिन 10 दिनों बाद 25 सैनिक छोड़कर चले गए। इसका मतलब क्या है भाई, 150 आदमियों ने 10 दिनों तक तो खाना खाया होगा, तो अब बच कितना गया भाई, 150 आदमियों का 35 दिनों का खाना मेरे पास बच गया। तो अब ये पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि 10 दिनों के बाद क्या है, 25 सैनिक और छोड़कर चले गए। पहले 150 सैनिक थे, 25 छोड़ के चले गए, यानी कि 125 बच गए। और कितने दिनों तक चलेगा, यानी कि x, 25 से काटे तो 5 बार और 25 से काटे तो 6 बार, 5 से काटे तो 7 बार, 7 संगे क्या हो जाएगा भाई, 42 दिन हो जाएगा। सही जवाब। चलते भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, नेक्स्ट सवाल में जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी जिसके साथ का लिखा हो वो हमेशा नीचे लिख देना, बाकी आपका सवाल हो जाएगा। तो 2.5 किलोग्राम लिख रखा है। 1 kg में कितना ग्राम होता है भाई, 1000 ग्राम होता है। तो 2 kg में कितना हो गया, 2 kg में कितना हो गया, 2000 ग्राम। और 0.5 kg और है, यानी कि 1 का आधा है। 1 का आधा कितना हो जाएगा, 0.5। और यहाँ पे 1000 का आधा क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। समझ गए। तो ये कितना हो गया भाई, 250, 2500 ग्राम, 2500 ग्राम, 2500 ग्राम। और पूछ रहा है 250 ग्राम का जिसके साथ लगा वो नीचे लिख दूंगा। प्रतिशत कितना प्रतिशत है ये पूछा है। तो 1 0 से तो ये 0 कट गया और ये 10 बार कट गया, और 10 को 100 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे भाई लाडले, 1000 आ जाएगा। तो 1000% हो जाएगा। ये सवाल गलत होना नहीं चाहिए आपका। 2.5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 2.5 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2500 ग्राम। तो और 250 ग्राम का, तो का जिसके साथ लगाया वो नीचे गुणा 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, और ये कितने बार कट गया, 10 बार। 10 को 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1000% आ जाएगा। चलते भाई नेक्स्ट पेज पे। ये सवाल देखो भाई, इसमें क्या पूछ रखा है, मैं बता देता हूँ क्या करना है, फिर आप करना खुद। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है और उसके चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर लंबे तार की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब आपसे वो वर्गाकार खेत का क्या है भाई, टोटल मिला के परिमाप पूछना चाहता है और उसने क्षेत्रफल दे रखा है। अब इस सवाल को खुद करो, रोक के वीडियो कर लिया भाई। तो अब देखो हुआ या नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। वर्गाकार क्षेत्रफल का, वर्गाकार खेत है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 625। भुजा निकालोगे तो एक भुजा कितनी हो जाएगी भाई आपके पास, √625 करोगे तो क्या आ जाएगा, √625 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि उसके चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, यानी कि वो आपसे परिमाप पूछना चाहता है। चारों ओर की जब भी पूछ रहे तार लगाने की कितनी की आवश्यकता होगी, तो मतलब वो आपसे चारों ओर का योग यानी कि परिमाप पूछना चाहता है, परिमाप पूछना चाहता है। तो परिमाप क्या होता है भाई, वर्ग की मैंने एक भुजा निकाल ली, 25 आ गई। और परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, यानी कि 4 गुणा 25 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 100 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है कि सरल करो, निम्न को सरल करो। बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा ना, इसको उड़ा दोगे सीधा, बोर्ड मास यानी कि पहले डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। मतलब पहले मल्टीपल करेंगे इसको, तो 3/4 को सेम रहने दिया मैंने, प्लस अब क्या कर दिया भाई, 2 से कट रहा है, ये कितने 8 कितनी बार कट रहा है, 4 बार, और 3 से 3 तो कट ही गया, यानी कि 1/4, 1/4 ही बच गया पीछे का। तो और अब प्लस है तो प्लस कर दूंगा, 4 की जगह 4, और एलसीएम क्या आ जाएगा, मतलब इनको जोड़ के क्या आ जाएगा, 4/4, यानी कि 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैसे भाई, बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले क्या होता है, गुणा होता है। अब घबराना मत, तुम्हें दिख गया भिन्न है भाई, भिन्न है, और रोने लग गए, ऐसे रोने से पार नहीं पड़ेगी अब, ठीक है। 3 से 3 कट रहा है, 2 से 8 काटूंगा तो 4 बार, यानी कि 3/4 प्लस 1/4, यानी कि 4 तो मैंने नीचे रख दिया, और 3, 4 से 4 कितनी बार, 1 बार कटेगा, तो 1 को 3 से गुणा करूंगा तो 1, और 4 से 4 1 बार कटेगा, तो 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1 ही आएगा। तो 3 और 1 4, 4 और 4, इनको डिवाइड कर दूंगा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। एक कार की स्पीड दे रखी है भाई 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहता है, यानी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहता है। किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, बदलना चाहता है। यानी जब भी मैं छोटे से बड़े की तरफ जाऊंगा तो गुणा किससे कर दूंगा, 18/5 से। यानी कि अब मुझे 15 को
जैसे ही मैं 15 मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। यानी 3 से गुणा कर दिया, 18 तिया क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल देखो भाई, ये आपका रेशियो से आ गया है कि ए बी का अनुपात इतना है, 3 और 4 है। बी और सी का अनुपात इतना है, 8 और 9 है। तो ए बी सी का अनुपात बताओ। मैंने आपको बताया था सीधा ए बी सी लिख देना है ऐसे सवाल में। 3 और 4 ए और बी के अनुपात में है और बी और सी 8 और 9 के अनुपात में है। ठीक है, तो 8 की जगह कौन सी, 8 के बगल में कौन सी, यहाँ पे खाली स्थान के बगल में क्या है 8, तो इसको 8 से भर दो। खाली स्थान के बगल में क्या है 4, तो इसको 4 से भर दो। तो 8 की है 24, 8 चौके 32 और 9 चौके 36। किसी से कट रहा है भाई, 2 से काट दो पहले। 12, 16 और 18, अब भी 2 से कट रहा है भाई। 6, 8 और 9, अब किससे कट रहा है भाई, अब किसी से नहीं कट रहा, तो क्या हो जाएगा 6, 8, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो 6, 8, 12 और 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है 6, 8, 12 और 16 का। तो खुद करो भाई, कर लिया, पॉज कर लो, वीडियो कर लो। तो अब मैं करवाता हूँ 6, 8, 12 और 16। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख दो भाई। 8 को 2 की पावर 3 लिख दो भाई। 4 को क्या लिख दो भाई, 2 का स्क्वायर, हाँ 2 की पावर 4 और गुणा 3, 12 हो गया। और ये क्या है भाई, 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो अब क्या करना है अपने को, एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है, यानी कि 2 की पावर 4 और गुणा 3, यानी कि 16 किया क्या हो जाएगा 48। 2, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई 48 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, ये आपसे फॉर्मूला बेस कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन आपके जीडी के एग्जाम में इसके आने के 1% भी चांस नहीं है। पहली बात ये, लेकिन मैं करवा क्यों रहा हूँ भाई, क्या पता 100 में से एक पत्थर मतलब कभी लग भी जाए, क्या पता आ भी जाए जीडी में, तो ये फॉर्मूला पूछ सकता है। तो नॉर्मल पूछेगा सिर्फ आपसे, तो a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। लेकिन मैंने सवाल को थोड़ा सा रोचक बना दिया और बीच में एक माइनस का चिन्ह और लगा दिया ताकि आपका दिमाग खोल सको पूरा। तो a² + b² + 2ab, माइनस का चिन्ह मैंने सेम रखा। तो और ये a - b का स्क्वायर क्या होता है भाई, a² + b² - 2ab। अब मैं जैसे ही सोल्व करूँगा तो ये तो a² + b² + 2ab रहेगा। और ये क्या हो गया भाई, ये माइनस का a², ये माइनस का b² और माइनस माइनस प्लस 2ab। तो ये a² प्लस का ये माइनस का और ये प्लस का ये कट गया, b² प्लस का और ये b² माइनस का ये कट गया। तो 2ab यहाँ बच गया और ये 2ab यहाँ बच गया। तो 2ab और 2ab क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएंगे। कैसे भाई, कि जैसे आपने यहाँ पे देखो, अब नीचे समझ में आ जाएगा, a² + b², तो ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, तो ये तो a² माइनस का b² माइनस का, तो ये दोनों तो कट गए। तो इधर क्या बच गया, 2ab माइनस 2ab बच गया। और माइनस माइनस जब भी गुणा होते हैं तो क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो 2ab + 2ab क्या हो जाएगा भाई, 4ab हो जाएगा। समझ गए, ये सवाल है बस। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल, रीजनिंग देखते हैं। अब रीजनिंग में कैसे सवाल आ रहे हैं, ये देखो भाई रीजनिंग का ये पहला सवाल है आपका कि अगला पद चुनो, अगला पद चुनो। इसमें लॉजिक लगा के देखो कि क्या लॉजिक आपका समझ रहा है, बैठ रहा है दिमाग में। देखो, रोक के देखो, जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं फिर समझाते हैं। तो देखो भाई क्या लॉजिक है, 5, 11, 23, 47। ठीक है, मतलब क्या है भाई, 5 को गुणा 2 किया 10 + 1 कर दिया, 11 को गुणा 2 किया 22 + 1 कर दिया 23, 23 को गुणा 2 किया, 23 को गुणा 2 किया तो 46 + 1 कर दिया तो 47, 47 को गुणा 2 करूँगा तो 98, 47 को नहीं 98 नहीं, 7 दूनी 14, चौका से लगी 1, 4 8 94 और +1 करूँगा तो क्या आ जाएगा 95। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें मुझे पता चल गया है भाई, इसमें एक गलती है, वो मैं आपको पहले गलती बता देता हूँ। MILK को मिल्क को ये NJML लिख रहा है, NKML नहीं है, ये NJML लिख रहा है। अब इस सवाल को सोल्व करो तो वाटर को क्या लिखा जाएगा, तो भाई देखते ही पता लग जाएगा। वीडियो को रोक लो पहले, मिल्क को NJML लिख रहा है, समझ गए। अब लिखो, देखो M 13 पे, N 14 पे, I 9 पे, J 10 पे, L 12 पे, M 13 पे, K 11 पे, L 12 पे, +1 +1 +1 +1। लॉजिक समझ में आया, मैं सीधा जाऊँगा जो सवाल मुझसे पूछ रहा है उस पर। तो वाटर को कैसे लिखेगा, ये लिख रखा है W 23 X 24, A की जगह B +1, T 20 पे, U 21 पे, E की जगह F, R की जगह S। तो क्या आ जाएगा भाई, XBUFS। कहाँ पे है भाई ये XBUFS, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलते भाई नेक्स्ट सवाल पे।
नेक्स्ट सवाल देखो मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल आपका डायरेक्शन से पूछ लिया है कि एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस वाला लग जाएगा क्योंकि मुझे दिख रहा है पाइथागोरस लगेगा इसमें। तो पहले पश्चिम की ओर, यहाँ से ये पश्चिम दिशा हो गई, पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएँ मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएँ मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। मैंने बना दिया। और अब क्या पूछ रहा है भाई कि भाई अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी है, मतलब ये तो अंतिम बिंदु और ये क्या है भाई इसकी प्रारंभिक बिंदु, यानी कि ये बिंदु, ये दूरी आपसे पूछना चाहता है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप सीधा कर दोगे 6 8 10, क्योंकि 3 4 और क्या होता है 5 होता है, तो 6 8 और 10 दुगुना करोगे ये ट्रिपलेट बन रहा है। लेकिन भाई आप बोलोगे मेरे को ट्रिपलेट नहीं आती, ट्रिपलेट याद ही नहीं है क्या होती है, ये नहीं पता, तो आप क्या कर दोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है सवालों में, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का मान हमें निकालना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अगर हमें कर्ण का ही मान निकालना है, खाली कर्ण का ही मान निकालना है, तो स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा 64 प्लस 36, यानी कर्ण का मान क्या जाएगा अंडर रूट 100, यानी कि कितना हो जाएगा ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। पहले क्या दे रखा है पश्चिम की दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो ये क्या हो गया दायां हो गया, दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब ये दूरी मुझसे पूछ रहा है कि अपने ये आरंभिक स्थान है और ये अब कहाँ पे है, ये दूरी पूछना चाहता है। ये 6 दे रखी है, ये 8 दे रखी है। तो कर्ण का स्क्वायर जैसे मैंने बता दिया था, जब भी त्रिभुज बंद हो जाए तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि आधार क्या है 6 का स्क्वायर, लंब क्या है 8 का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर यानी मान आपसे पूछा है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी कर्ण का स्क्वायर का मान पूछा है। खाली कर्ण इधर रहेगा तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा 36 प्लस 64 अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 को हल करोगे आ जाएगा 10 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, ब्लड रिलेशन का है। ये देखो ब्लड रिलेशन का सवाल है और काफ़ी अच्छा सवाल है। डायग्राम जिसको बनाना आता है वो कर देगा और जिसको नहीं आता वो ये नहीं कर पाएगा। तो देखो इतना बड़ा भी नहीं आता आपके में तो बहुत छोटा आता है, डायरेक्ट ही पूछ लेता है। तो दया क्या है, अनिल का एक भाई है, और वैसे बहुत ईजी सवाल है। दया भाई है, दया का एक भाई कौन है, अनिल, तो दया का एक भाई है, यानी कि ये क्या है पुरुष है, और इसका जेंडर दया का क्लियर नहीं है कि क्या है, तो चलो छोड़ देते हैं। दया क्या है भाई, चंद्रा का बेटा है, चंद्रा का क्या है बेटा है, तो ये बेटा है दया, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। किसका बेटा है दया, चंद्रा का बेटा है, कोई दिक्कत नहीं। विमल चंद्रा के पिता है, विमल कौन है भाई, विमल चंद्रा के भी क्या है पिता है, विमल चंद्रा के पिता है। मुझे तो इतना पता चल गया कि ये मेरा डायग्राम बन चुका है। अनिल का, अनिल ये रहा, विमल से क्या संबंध है, विमल से, यानी विमल से तीर चलेगा और अनिल पे जाएगा। तो अनिल विमल से किस प्रकार संबंधित है, तो पुत्र का पुत्र है, पुत्र का पुत्र यानी कि पोता या नातिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुत्र या नातिन। कैसे भाई, देखो दया का एक भाई क्या है, दया का एक भाई कौन है भाई, अनिल है। दया का एक भाई कौन है, अनिल है, मैंने लिख दिया सेम। अब पूछ रहा है दया चंद्रा का बेटा है, दया चंद्रा का बेटा है, मैंने चंद्रा ऊपर लिख दिया, क्योंकि ये दया का क्या हो जाएगा, दया चंद्रा का बेटा है, यानी चंद्रा क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। विमल चंद्रा के पिता है, तो विमल चंद्रा के पिता है, तो ऊपर आएंगे। अब पूछ रहा है विमल से अनिल का किस प्रकार संबंध है, विमल से पूछ रहा है, तो ऊपर से तीर चलेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, विमल का पुत्र चंद्रा और चंद्रा का पुत्र क्या हो जाएगा, अनिल, यानी पुत्र का पुत्र यानी कि पोता हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भाई, 50वें लास्ट सवाल पे। लास्ट सवाल में आपसे पूछ रहे भाई विषम को चुने, विषम को चुने, तो विषम को चुनना है कैसे, कि तांबा कांसा सोना और चांदी, तो क्या हो जाएगा भाई इसमें विषम कौन सा हो जाएगा, कांसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि कांसा क्या है, एक कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु है, और तांबा सोना चांदी ये क्या है भाई, ये ओनली धातु है, शुद्ध धातु है ये, और ये कांसा क्या है, मिश्र धातु है, दो धातुओं को मिला के बनता है कांसा। ठीक है, तो चलते हैं भाई, ये आज के सवाल आज का था सेट। 50 में से आपका स्कोर क्या रहा, जिसमें भाइयों का स्कोर 25 प्लस भी है, इनमें से 25 प्लस जो है वो वहाँ पे आराम से 30 प्लस करके आएगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो भाई जो भी यहाँ तक पहुँच गया वो कमेंट में लिख देना कोड, आज का कोड दे दिया मैंने 100 दे दिया, कोड 100, तो 100 कोड लिख के जाना, जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन भाई है जो आखिरी तक मेहनत कर रहा है, और 50 में से अपना स्कोर ज़रूर बता के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आर्मी के पूरे पेपर भी जो होंगे वो मैं आपको यहीं पे करवाऊंगा। तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये सेट आपको कैसा लगा। जय श्री राम, जय गौ माता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।